This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः चैत्र चैत्र शुद्ध सप्तमी दिनांक 8 एप्रिल 2022 रसरत्न समुच्चय प्रमेय चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकां चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिशुद्ध्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलं ब्रह्मणो हितमारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽधि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्स्मि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो मैं बात कर रहा था ये रामबाण रस जैसे आचार्य कह रहा है निजाति धातु में ही तम रामबाण रसत्तम। तो अगले वीडियो में मेह निर्माण न हो इस हिसाब से ये अच्छा द्रव्य है और खास करके सगर्भावस्था में या फिर बचपन से लेकर इसका सेवन कराया जाए तो शायद ये जो आनुवंशिकता है टूट सकेगी और अगले अगले वीडियो में इसका आना बंद हो जाएगा। असम राजमृगांक सुवर्णम रजतम कांतम ताम्रम त्रपुससीलितम रश्मि कृत्वा च तत्सर्वं क्रमविद्या कृतांशकम् व्योमसत्त्वभवं भस्म सर्वैस्तुल्यं प्रकल्पयेत् तज्जलिं सूतरागस्य सर्वैरेतैः समांशिकाम् प्रद्रव्यलोहभस्मात् पूर्वभस्म विनिक्षिपेत् काष्ठेनालोक्य तत्सर्वं सद्रवं समाहरेत् ततो विचीर्ण तत्सर्वं सप्तमामरं विभावयत् आकुली बीज सम्भूत क्वाथलेहेन यत्नतः रुद्धन्तं मल्लमूषायां सर्वं संसेदये शनैः सिद्धरसेन्द्रोऽयं चूर्णितः पटगालितः कान्तपात्रस्थितैः रात्रौ जलैस्त्रिफलसंयुतैः वटद्वयमितः प्रातर्दातव्यो मेहरौघिणः मृगचारिमुनीन्द्रेण मेहव्यूहविनाशनः निर्दिष्टोऽयं रसो राजमृगाङ्क इति कीर्तितः दीपनः पाचनो वृष्टो ग्रहणे पाण्डुनाशनः तापघ्नो रुचिकृत सर्व रोगघ्नो योग संहिता। ये भी काफी अच्छा पाठ है और काफी सारे प्रश्न
इसमें है। तो ये मेहमर्दन रस, रामबाण रस और आत्मरूपांत रस, प्रमेय आदि में राजभोगांत रस, स्वर्ण रस में 1 भाग, रजत रस में 2 भाग, कांतिलोह में 3 भाग, ताम्र रस में 4 भाग, गंधर्व रस में 5 भाग तथा पीता रस में 6 भाग। इन सबों को एकत्र कर लिया और इन सभी भस्मों के बराबर 21 भाग अभ्रक सत्व भस्म ग्रहण कर ले। इसके बाद इन सबों को बराबर पारस की कज्जली 42 भाग, शुद्ध पारस 21 भाग तथा शुद्ध गंध 30 भाग की कज्जली बनाए ले ले। कज्जलिम सुर्व श्रुतराजस्य सर्वैरेते समाहितम्। और इसको घृत लिप्त कढ़ाई में गलाकर पहले लोह भस्म मिलावे और काष्ठ की लकड़ी से चलाता जाए। जब लोह भस्म द्रवित हो जाए तब पूर्वोक्त सभी भस्मों को डालकर चलाता है। तो इनको अलग रखना है, कज्जली बनानी है और इसमें घृतलिप्त कढ़ाई में डालकर लोह भस्म मिलावे और काष्ठ की जब लोह भस्म द्रवित हो जाए तो पूर्वोक्त सभी भस्मों को डालकर चलाता रहे। जब सभी द्रवित हो जाए तब निकाल कर ले अथवा प्रकृति निर्माण विधि के अनुसार द्रवित भस्मों को गोबर के ऊपर रखे केले के पत्ते के ऊपर गिराकर तथा केले के पत्ते में गोबर रखकर तथा पुतली बनाकर दबा दे और बना दे। इसके बाद अच्छी तरह सबों का महीन चूर्ण बनाकर गंधनाकुली के बीजों के क्वास को अवलेहवर बनाकर उसके 7 बार भावित कर गोला बना ले। तो गंधनाकुली का जैसे क्रिया जैसे करनी है, आकुली बीज संभूत क्वाथ लेने ने यत्न कहा। 7 बार भावित कर गोला बना लो। कर मल्ल मूषा बंद कर वायुका यंत्र से धीरे धीरे एक प्रहर तक बांध पड़े। स्वांग शीतल होने पर निकाल लिया तथा खरल में महीन पीस कर तथा कपड़ा से छान कर कांच के शीशे में भर दे। यह सिद्ध मृगांक रस है। इस रस को एक बल्ल 240 से 360 ग्राम तक मात्रा में मिलीग्राम कर। कांतलोह पात्र में 1 रात्र भिगोए हुए त्रिफला के रस के साथ प्रमेय के रोगी को प्रातः सेवन कराए। इस रस को उत्तम मृगचारी मृणी ने सभी प्रकार के प्रमेयों को दूर करने के लिए बनाया है। 13 ग्राम राजमूलांक नाम रस है। दीपन, पाचन, वीर्यवर्धक, ग्रहणी तथा पांडुरोग नाशक और तापनाशक, रुचिकारक तथा सभी रोगों का नाश करने वाला है। यह तत्त रोगों के योग के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त रोगों को नष्ट करता है। तो ये भी काफी अच्छा है। सिर्फ अभी इसका बनाना उतना थोड़ा सा सीधा साधा हो जाता है, सरल तरीके से उनको बना सकेंगे ये बात होगी। अभी मैं मानता हूँ कि प्रमेय एक अहम व्याधि अभी के स्थिति में है और ये बढ़ता ही जाने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे पास अच्छी दवाइयाँ होगी तो हम इसका सामना कर सकेंगे और इसलिए इसमें से जो भी दवा बन सकती है, किसी भी दवा बन सकती है, इन सभी को बनाना बेहतर इस प्रकार का होगा। और जैसे ही अवस्था वगैरह को देखकर हम किस दर्जे का प्रयोग करना है उसके बारे में सोच सकेंगे। लेकिन इसमें यशस्विता अगर बढ़ती है तो सभी के लिए अच्छा, आयुर्वेद क्षेत्र के लिए भी अच्छा प्रकार का होता है। अथमेहर राजावर्तस्य रत्नस्य भस्म गंधक साधितम् अतंच भस्मना तेन घनसत्वंच कांतकम् निहतं तेन सूतंच तत्तन्मारणकैः सह
सत्त्वतुल्येन सूतेन तावता गन्धकेन च कज्जल्या कृतया सार्धं पूर्वोपस्म नियोजय त्रिदनं मर्दयित्वा तु भूषायां विनिरुद्य च पञ्चाडकमिते शाली तुषैश्च पुटमाचरे स्वाङ्गशीतं समारुह्य भावये तदनन्तरम् आकुली मूल बर्बूर बीज गुंजा जटोद्भवैः कषाये रक्तवाराणि पटचूर्णं विधाय च विनिक्षिपेत् करण्डान्ते यत्नेन स्थापयेत् ततः तप्तं नेह हरै द्रव्यैः संयुक्तो रसराडयम् निहन्ति सकलान् रोगान् दुरात्मोपकृतिरिव अयमि सर्वरोगघ्नो भेषजेषु प्रशस्यते धार्मिकेष्विव सर्वेषु दयावान् इव मानवान् तस्वयं नंदिना दृष्टा प्रकृष्टो मेहहारि। अब इतने जो विभिन्न लोग आते हैं जिन्होंने ये पाठ बनाई है उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। एक इतिहास में इंटरनल एविडेंसेस और एक्सटर्नल एविडेंसेस जो भाग होते हैं ये सभी इंटरनल एविडेंसेस है। तो ये मृग वाला कोई था, ये नंदी वाला है, नंदी ने बताया है। मृगचारी ऐसा कोई था, मृगचारी मुनीन्द्रेण मेहव्यूह विनाशना। उसके पहले और भी कुछ लोग आए हैं। तो रसशास्त्र की परंपरा में इतने सारे लोग थे और उन्होंने अपना अपना कुछ योगदान दिया है। हमें सिर्फ ये नागार्जुन वगैरह लोग ही मालूम है, लेकिन ये भी इसमें मुनि होके गए हैं, ये हमें ध्यान रखना इस प्रकार का पड़ेगा। बेहर रस गंधक के द्वारा निर्मित राजावर्त नामक रत्न का भस्म एक भाग तथा उसी भस्म के द्वारा निर्मित अभ्रक सत्व भस्म एक भाग तथा राजावर्त के भस्म द्वारा निर्मित कांतलोह भस्म और अन्य मारक गण के औषधियों के द्वारा पारद भस्म मारक गण के क्या रस सिंदूर एक भाग, इन सबों को एकत्र कर इन सबों के बराबर शुद्ध पारद 4 भाग तथा उतना ही शुद्ध गंधक 4 भाग की विधिवत निर्मित कज्जली के साथ पूर्वोक्त भस्म मिला दे। इसके बाद इन सबों को अच्छी तरह 3 दिन तक मर्दन करे। मर्दन कर मजबूत मूषा में बंद कर तथा कपड़ में टीक कर सुखा ले और गजबुट में रखकर 5 अढ़त 2 किलो धान की भूसी की आग में फूट दे। पंचाड़कमिते शाली तुषैश्च पुटमाचरे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा महीन पीसकर गंधनाकुली बीज, बबूल बीज तथा गुंजा के क्वाथ से अलग अलग 8-8 भावनाएं दे और सुखाकर तथा महीन पीसकर एवं कपड़ा से छानकर कांच की शीशी में रख ले। इस रसराज का तत्व प्रमेह नाशक औषधियों के साथ प्रयोग करें। यह सभी रोगों को नष्ट करता है। जैसे दुरात्मा व्यक्ति सभी प्रकार के उपकारों को नष्ट कर देता है, यह सभी रोगों को नष्ट करने वाला सभी औषधों में श्रेष्ठ उत्तम है। ऐसे सभी धार्मिकों में दया करने वाला अधिक धार्मिक उत्तम है। नंदी आचार्य का बनाया हुआ यह रस सभी प्रमेह नाशक औषधों में उत्तम औषध है। इसमें प्रिपरेशन काफी अलग अलग इस प्रकार का है। तो जो भी द्रव्य इस्तेमाल करने हैं उनको विशिष्ट पद्धति से बनाना है। और गंधनाकुली बार बार आ रही है पढ़ने हमें, तो ये कितनी मिलती है क्या मिलती है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उपलब्धि देखनी चाहिए उसकी और उसके आधार पर अगर ये बात बन सकती है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। उदय भास्कर रसः अथवा उदय भास्कर पारदं भागमेकं तु टङ्कणं गन्धनं तथा गन्धकं टङ्कणं तथा अप्रकं लोहम् एवं तु भागमेकं शिलाधातुस्तथा भागम् अमलवेदस भागकम् कट्फलं भागमेकं तु वङ्गेन सह योजयेत् रसञ्च पञ्चमूत्रेण दिनानि त्रीणि वर्धयेत्।
सर्वमेकत्र संयुज्य जम्बीररससंयुतं वर्धये दिनचत्वारि खल्लके बुद्धिमान् विशत् मौक्तिकालेपनं कुर्यात् मासी गोक्षरसंयुतं मासी मांसी 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 गोक्षरसंयुतं वर्धयेत् यथा योग्यं दिनानाम् एकविंशति पुटमध्ये परिस्थाप्य कुक्कुटी मातरके दहेत् शीतलन्तां समादाय भावयेत् यथाक्रमम् कुमारी चित्रकव्योष गातिफल यावलिम् विषमुष्टिं नखञ्चाम्ल वेतसं परिमर्दय शोषं कृत्वा यथा यज्ञं दिनमेकं पृथक् पृथक् तं सिद्धं वल्लमात्रं च दापयत् बुद्धिमान् विशक् स्नेहस्य मुदना युक्तः प्रयुज्यो भिक्षुकावरैः शर्करावृतसंयुक्तं रक्तयुक्तेन आर्द्रकं 30 दिनानि दातव्यं शूले च त्रिफलाजले पुनराचातिसारस्य श्वासकाशस्य शर्करा क्षीरेण चाग्निमाञ्जस्य तैलकाञ्चकसंयुतः सिंहनाथेन संप्रोक्तो नाम्ना उदयभास्करः। काफी बड़ा पाठ है। शुद्ध भारत एक भाग शुद्ध गंधक, एक भाग शुद्ध कंकण, एक भाग अपरागरस में, एक भाग लोहरस में, एक भाग शुद्ध शिलाजित, एक भाग अम्लवेदस का छोड़ना, एक भाग काकल का छोड़ना, एक भाग एवं मंगोवंश में एक भाग। इन सबों को लेकर सर्वप्रथम भारत को पंचमूत्र गाय भैंस बकरी भेड़ बूढ़ी के मूत्र के साथ 3 दिन तक मर्दन करें और गंधक के साथ कज्जली बनावे। दशंच पंचमूत्रेण दिनानि त्रीणि मर्दये सर्वमेकत्र संयोज्य गंभीररससंयुतं मर्दये दिनचत्वारि गंधके बुद्धिमान् विशत् मौक्तिकालेपनं कुर्यात्। गंधक कहाँ पे आया है यहाँ पे? गंधक नहीं है ऊपर तो। हाँ, पार्वं भागमेकं तु गंधकं टङ्कणं तथा अभ्रकं लोहमेवं तु भागमेकं पृथक्। तो उसमें से गंधक अलग करना है। इसके बाद सभी द्रव्यों को एकत्र मिलाकर जम्बीरी नींबू के रस के साथ खरल में 4 दिन तक मर्दन करें और सुखा दें। इसके बाद जटामांस तथा गोखरू के स्वाद के साथ 21 दिन तक मर्दन करें और उसका मूषा के अंदर लेप लगा दें। मूषिकालेपनं कुर्यात् मासिक गोक्षर संयुतम् मर्दये च यथाज्ञं दिनानाम् एकविंशति पुटमध्ये परिस्थाप्य मात्रकं दहेत्। ये थोड़ा अजीब है कि मूषा को मांसी और गोक्षु इसका लेप करे, सुखा दे। इसके बाद जटामांसी तथा गोखरू के साथ 21 दिन तक मर्दन करे और इसका मूषा के अंदर लेप लगा दे, सुखा दे। तदनंतर मूषा के ऊपर कापड़ मिट्टी तथा सुखाकर कुक्कुट में फूंक दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा पीस कर खरल में क्रमशः घृतकुमारी चित्रक व्योष जायफल हिमावली है मुष्टि नख तथा अम्लवेद इन सब औषधों के रस या स्वाद के साथ अलग अलग एक एक दिन भावित करें और सुखा लिया करें। इसके बाद सुखाकर कपड़ छान कर कांच की शीशी में रखते। इसी तरह से को बुद्धिमान वैद्य एक वल्य की मात्रा में प्रयोग करें। उत्तम वैद्य इस रस को प्रमेह में बहुशहद के साथ प्रयोग करें। रक्तपित्त में शक्कर तथा अदरक के रस के साथ प्रयोग करें। ये थोड़ा अजीब है, रक्तपित्त में अदरक का रस बताया है। शूर में त्रिफला के रोगी को स्वाद के साथ 30 दिन तक प्रयोग करें। अतिसार के रोगी को मधु के साथ दे तथा श्वासकाश के रोगी को शक्कर के साथ दे। मद्दाग्नि के रोगी को तैल तथा कांजी मिलाकर दूध के साथ दे। कांजी थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है।
तेल और कांजी डालकर उसके बाद दूध पीना है। यह उदय भास्कर रस नामक रस सिद्धनाथ का बनाया हुआ है। तो सिद्धनाथ है। तो अभी मुझे पता नहीं लग रहा कि इनमें से कौन से योग आसानी से बना सकते हैं और प्रचलन में ला सकते हैं, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। मेहादव हिमांशु रसा सहपुठा मेहपुठा में आए नहीं है। पिष्ट्वा कार्पास तत्रे रघुधारण दृशा तुल्यनागम कपित्थान निर्यासा पंचनिष्ठा नेत शतजला रात्रि भोजन पश्चात् कृत्वा पिण्डानि तेन प्रतिदिनमथ तत्पिण्डमेकं कपित्थान् निर्यासं पादनिष्ठं मध्यमदकृतं जालमृणक्ति तत्करी। अंत में है पृष्ठाकारपासर्गत्वे रसधरण दृशा तुल्यनाथं कपित्थान् निर्यासं पंचनिष्ठम। शुद्ध पारद रस सिंधु एक भाग धरण 3 ग्राम लेकर समान भाग नागर रस में तथा कैच का गोंद या चूर्ण कपित्थ 5 निष्ठा 20 ग्राम और 100 के वाच का बीज या 100 आंवला फल का चूर्ण निहित शत जला राति बीजम च पश्चात। आराति बीज का मतलब वाच का बीज क्या मालूम। कपास के फूल के स्वरस तथा मट्ठा के साथ बूटे। तो कार्पास पुष्प अलग किया और तकरा अलग किया। कपित्था दिव्या सोपानिष्ठो पश्चिमधितम मेघगानम ऋणत्। सेवन करें, यह सभी प्रकार के प्रमेयों को नष्ट करता है। पाठ है ये। और कार्पास तक्रे तो मुझे समझ में नहीं आया, कार्पास का तक्र कहाँ से होगा इस प्रकार। तो कार्पास पुष्प और तक्र अलग अलग इस प्रकार से करने हैं। हिमांशु रसा रसस्य कर्षमादाय कल्ये निक्षिप्य बुद्धिमान् रक्तागस्य प्रसूनस्य स्वरसेनं विवर्धयेत्। सप्तवारं तथा साधु श्वेतदुर्वारसेन निष्कर्षं टङ्कणं च कर्षं खादितसात्मा कर्पूरं रसतुल्यं च सर्वम् एकत्र मर्दयेत्। यावत् चिक्कणतां याति इत्या चन्दनवारिणा हरेणुमात्रां वटकान् छायायां परिशोधिता प्रातः प्रातः च सेवेत। मध्याह्ने च विशेषतः निशायां च विशेषेण सेवन्या प्रयतता। एतत् द्रव्यं कुशोत्तहरं परम् सोमरोगहरं सर्वपीठिका नाशनं परम् है। प्रमेय आदि में मीमांसा रस से बुद्धिमान चिकित्सक शुद्ध भारत एक कर्ष लेकर तथा खरल में डाल छोड़कर लाल अगस्त के पुष्प के स्वरूप के साथ 7 बार मर्दांतर उत्तम दुर्वा के रस के साथ 7 बार वर्णन करें। मर्दांतर यहाँ श्वेत दुर्वा का निर्देश है। श्वेत दुर्वा ये जैसे श्वित्र है वैसे उसी प्रकार का उसका हरित द्रव्य कम होने के कारण कई सार एक दशा कपूर पारद के बराबर
इन सबों को एकत्र कर चंदन के चूर्ण के स्वाद या पत्थर पर घिसे चंदन के कल्चर के साथ चिकना होने तक बुद्धिपूर्वक मर्दन करें। इसके बाद मटर के बराबर वटक बनाकर छाया में सुखा लें। इस वटक को प्रातःकाल सेवन करें तथा दोपहर तथा शाम को विशेषकर प्रयत्नपूर्वक सेवन करें। यह रस प्रमेह, मुखशोष, सोम रोग तथा सभी पीड़िताओं को नष्ट करता है। यह प्रसिद्ध हेमवंश नामक रस प्यास तथा दाह को अच्छी तरह दूर करता है। हाँ, तो सोम रोग का यहाँ पे पहली बार दिखाया और प्रमेह पीड़िता के बारे में बात की गई और वैसे ही शीतवीर्य है और प्यास और दाह को अच्छी तरह से दूर करता है। ये अभी जो न्यूराइटिस की पेन है, खास करके दाह, इसमें शायद प्रयोग कर सकेंगे। उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये भी अगर पॉसिबल होता है तो बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वसंत विश्रमा करना तो प्रख्यात है। दो भागों हेमभूतेश्च गगनं चापि तत्समम् दोहस्य च त्रयो भागाः चत्वारो रसरश्मि गन्धभस्म विभागं स्यात् सर्वम् एकत्र कारयेत् प्रवालं मौक्तिकं चैव रससाम्येन भोजयेत् भावना गभीरदुग्धेन इक्षुवासा रसेन च हरि हारितरवारिजेनैव मालत्याः कुसुमेन च उषिरद्वयनीरेण सप्त सप्त च संख्यया पश्चात् मृगमदा भाव्यं सिद्धो वसराट भवेत् वस उत्तमाकर विख्यात वसंत पदपूर्वकः मुञ्जा मातरा प्रदीतास्य मदना सर्वमेहति क्षयकास तृषाश्वास रक्तपित्त विषार्तिजित् सा चंदन संयुक्त श्यामल पित्तादि रोगनि। कोड़े शास्त्र ने जो पाठ दिया है तो प्रवाल अर्चनोक्तिका परतनिगम चतुर्भागवान सप्तसहस्रं रजते हे मनीज्यं अयोनितरं त्रिलोकं दिया सप्तदा पाठ है। तो एक बार प्रमाण जो है वो टैली करके देखना चाहिए इसमें और उसमें जो प्रमाण है। स्वर्ण भस्म 2 भाग, अभ्रक भस्म 2 भाग, लौह भस्म 3 भाग, पारद भस्म या रसदूत 4 भाग, मंग भस्म 3 भाग, इन सबों को एकत्र कर प्रवाल भस्म तथा मुक्ता भस्म 4 भाग मिलाकर गाय का दूध, गन्ना का रस, अरुसी का रस, हल्दी का रस, वारी रंग नेत्र वाला का रस, केला कंदा का रस, कमल के पुष्प का रस, मालती के पुष्प का रस तथा दोनों प्रकार के उशीर का रस, इन सबों के साथ रस की 7 भावनाएं अलग अलग दे, प्रत्येक में रस को सुखा दिया करें। इसके बाद कस्तूरी के रस से भावित करें। यह वसंत कुसुमाकर नामक उत्तम सिद्ध रसराज है। यह एक गुंजा की मात्रा में शहद के साथ प्रयोग करने से सभी प्रकार का समय पर नष्ट करता है। वहाँ है प्रमेह रुजु रात्रि भी समझ शर्करा ऐसा अनुमान है। तो निशा और मधु और शर्करा के अनुपात के साथ प्रमेह में प्रयोग करना है।
इसके अतिरिक्त यह क्षय रोग, कास, श्वास, कास, प्यास, श्वास, विषय विकार को जीत लेता है। यथा शक्कर तथा चंदन के साथ प्रयोग करने से अम्ल पित्त को दूर करता है। शक्कर और चंदन ये उपलब्ध तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। और हमें चाहिए कि जो अच्छी तरीके से बना हो वसंत कुसुमाकर, तो उसको भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। अभी धूपापेश्वर ने सुवर्ण कल्प जो भी बनाए हैं उसमें सुवर्ण की मात्रा कम कर दी, तो ये थोड़ा अजीब है। पुनर्वसु औषधालय की वसंत कुसुमाकर गोली मिलती है, तो बेहतर ऑप्शन वो लेना ये रहेगा इस समय। दाता गुरुजी ने उसको उठा लिया, और खास करके जब आकाशीय नाद यकृत के होते हैं तो वसंत कुसुमाकर देना। शुरू में जटामांसुपान देना, फिर बाद में वसंत कुसुमाकर करना, ऐसा उनका कहना है। तो खास करके बुद्धि इंद्रियांद्र फाजिलता, ऐसा वो बोलते हैं, तो बहुत सोचने की जिनमें आदत है उनके लिए वसंत कुसुमाकर एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। और प्रमेह में अपतर्पणोत्थ प्रमेह अगर है तो एक अच्छी दवा है। इसमें बहुत सारे सुगंध द्रव्यों के भावनाएं है। और अभी ध्यान में आए कि ईश्वर की भी भावना है, ये भी एक अजीब है। और मोक्षाकंद रस, शतपत्र रस, मारुति कुसुम और कस्तूरी की रस की बात, ये भी अलग है। ये तो अभी कोई करता नहीं होगा कस्तूरी की रस की बात। तो कस्तूरी एक अच्छी वीर्यवान दवा है, और खास करके कैटेलिटिक एक्शन उसकी है। तो योगवाही ये कार्य कस्तूरी से होता है। आवाज खूब ब्रेक होता है। यहाँ तो ठीक दिखा रहा। कस्तूरी का रस कैसे, मुझे भी पता नहीं है। वैसे कस्तूरी जब खोदी जाती है तो मुझे लगता है कि वो घना होगा, लेकिन ताजी कस्तूरी अगर मिलती है तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं तो क्वार्ट्ज जैसे बना के वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो कस्तूरी अभी कोई डालता है नहीं डालता है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। संभवतः नहीं डालते होंगे, ऐसा ही होगा। कस्तूरी मृदंग जैसे दाने देखे है कश्मीर में, मृदंग जैसे दाने अभी भी कश्मीर में मिलता है क्या? अगर मिलता है तो अभी उसके ऊपर तो पाबंदी है। मैंने ये सुना था कि सीसीआरएस ने मुर्गे को मारने के बगैर कस्तूरी निकालने का तकनीक कुछ ढूंढ लिया था। अभी तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आगे उसका क्या हुआ वगैरह। और हमारे यहाँ अभी जो कस्तूरी आती है चोरी छिपे, वो नेपाल और चीन से आती है। औषधों को छोड़कर कहाँ उसका प्रयोग होता है मालूम नहीं, लेकिन काफी महंगी होती है। और फिर
उसके हिसाब से अगर कस्तूरी का प्रयोग करना है इसमें खास करके देखना पड़ेगा। और सुगंध द्रव्यों की भावनाएं होने के जरिए सुखानुबंधी सुस्पष्ट सुगंध रोचनो मृदु, ये जो सुगंध के गुण है वो उसमें शामिल हो जाता है। वैसे चंद्रकला रस के लिए भी बहुत सारी सुगंध द्रव्यों की भावनाएं है, और मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी भली भांति प्रयोग मानस विकारों में किया जा सकता है। खास करके क्रोधनता तांत्रिक लोग और सोगा रायपा चिकित्सा में यूज ज्यादा ऐसा बताया था वहां। कंपास कश्मीर में चुप चुपचाप बिकते हैं। कंपास तो तिब्बतन मेडिसिन में अगर प्रयोग में लाया जाता है तो वहां से कुछ हासिल करने की कोशिश है। वैसे बहुत दिनों से मैं धर्मशाला में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। धर्मशाला डलहौसी एक हिमाचल प्रदेश में एक है, और वहाँ का जो तिब्बतन मेडिसिन का केंद्र है वो देखना चाहता हूँ बेसिकली। बहुत सारे लोग कैंसर के लिए वहां से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं और काफी लोगों को फायदा भी होता है। तो हिमालय की जो खास औषधियाँ हैं उनका प्रयोग वहाँ पे होता रहता है। और तिब्बतन मेडिसिन एक और अलग बात है। हरणाची संख्या भारतात भरपूर आहे, तरी कस्तुरी दुर्मिळ का? प्रत्येक हरणाच्या नाभीत कस्तुरी तयार होत नाही असे असते का? ये तो मालूम नहीं है। कस्तूरी मृगा नाम की एक वैरायटी है, और शायद उन्हीं में कस्तूरी होती होगी। ये मादा को आकृष्ट करने के लिए कस्तूरी कस्तूरी का प्रयोग होता है। और मार्गमोचक क्षयहरण ये एक पुरुष के बारे में बताया गया है। तो पनसलकर इस सूत्र को लेकर मृग का पुरुष जो है वो ओजक क्षयहरण है। तो बताते कि जिसका मल ओजक क्षयहरण है उसके धातु सारवान कितने होंगे, मृग के धातु कितने सारवान। और फिर इस प्रकार से कस्तूरी जो उसका एक सार भाग इस प्रकार का कहा गया है। हाँ, कस्तूरी मृग अलग ही होता है, तो ये बात सही है। सभी कस्तूरी मृग नहीं होते, और उनको पाना काफी मुश्किल है। बहुत सारे वर्षों से एडमा आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ये सरकार के साथ झगड़ा कर रही है, भारत सरकार के ऑप्शंस के बारे में, कि जंगलों में जो निर्माण होता है उपज होती है उसका सरकार द्वारा ऑप्शन किया जाए रेगुलर बेसिस पे। अभी सरकार द्वारा ऑप्शन बहुत ही कम होता है। बहुत सारे बनिए आदिवासियों को पैसे देकर माल उठा देते हैं और बहुत कम दाम पे उठा लेते हैं और बहुत बड़े दाम पे बेचते हैं। तो गवर्नमेंट खुद ऐसा करेगी तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। विदेशों में ये होता रहता है, चाइना में या नेपाल वगैरह इस प्रकार के देशों में
ऑप्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और मृगशृंग भस्म यहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है। मृगशृंग प्राप्त होता है वहाँ वो आसानी से मिल सकता है, लेकिन इंपोर्ट की परवानगी नहीं है। तो ये भी बड़ा अजीब चक्कर है, हम खुद भी नहीं देते, दूसरों से लाकर भी देने के लिए कुछ कोशिश नहीं करते। हाथी दंत की वही स्थिति है कि काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन चोरी छिपे ही उपलब्ध हो सकता है। मैं सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में था, तो हाथी दंत हस्ती दंत के बटन प्राप्त हुए और वो कुछ दाम बता रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार सोच लेता हूँ। दूसरे दिन मैंने कहा कि ठीक है, हम खरीद लेंगे। तब तक खड़ी वाले वैद्य ने दुगना दाम देकर उसको खरीद लिया, चला गया। तो कम से कम उसकी मशी बनाते, ऐसा मैं सोच रहा था। और ये केस उगाने के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। कर करतल पर भी केस उगाएंगे, प्रकार का वर्णन दिया गया। तो हस्तिदंत के ऑर्नामेंट्स वगैरह ये मिलते हैं। लेकिन हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें उसका चूड़ा चाहिए, पाउडर चाहिए। तो ये भी बात हो सकती है। और आदिवासियों का शोषण इसमें होता रहता है, इनको काम नहीं मिलता, उनका रहन सहन वैसा ही रहता है इस प्रकार से। अभी आदिवासी महामंडल है गवर्नमेंट स्थापित इस प्रकार, आदिवासी कल्याण योजना ये वगैरह वगैरह इस प्रकार की है। लेकिन क्या होता है इसमें, और वास्तव में उनके तक के मदद पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये सभी अलग इस प्रकार की बात है। स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक झाड़ के पत्ते ही वे खाते हैं, और पेटिंग समय के वक्त ये नाभि का वहां के पाउच में स्रावित होता है और आफ्टर मेटिंग घन हो जाता है, ऐसा बताया था। इसलिए उस वक्त निकाले तो मृग को हार्म किए बगैर निकाल सकते हैं। एक बार घन हो गया तो चिरा लगा के निकालना पड़ता। तो मैंने ये सुना था कि ये टेक्निक उन्होंने डेवलप किया था इस प्रकार से कस्तूरी निकालने का। आगे क्या हुआ तो मालूम नहीं, और अगर टेक्निक तैयार किया गया है तो वो उपलब्ध भी होना चाहिए। अभी बहुत सारे सीधे साधे द्रव्य जो है, जो आसानी से उपलब्ध है, उनको हम प्रैक्टिस में नहीं ला रहे। कस्तूरी वगैरह तो अलग बात है, कस्तूरी अंबर वगैरह जो चीजें हैं, तो एक अलग बात इस प्रकार से हो जाएगी अगर उसको हम भली भांति प्रयोग में ला सके। लेकिन योग वाहित्व ये भी एक एक्शन इसकी है। में भी योग वाहित्व एक्शन है, पाचन दीपन तो है ही। तो इस प्रकार से योगोवाहित्व के जरिए बहुत सारे योगों में ये काम में लाया जा सकता है। और एक सामर्थ्यवान इस प्रकार के मार्ग मोजक शहर, मृग का पुरुष अगर ओजक शहर है तो उसके धातु कितने सारवान होंगे, और इस प्रकार का जो गंधर्व द्रव्य कस्तूरी है वो कितना सारवान इस प्रकार का होगा, ये थोड़ा देखने की। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रकार के द्रव्यों को पा सकते हैं किसी न किसी तरीके से, तो एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। वैसे भी अपतर्पण जन्य प्रमेय में प्रयोग में लाने के लिए अभी यहाँ तो काफी योग मिले, नहीं तो वसंत कुसुमाकर छोड़कर कोई भी अन्य योग मालूम नहीं थे।
और बाजार में जो योग उपलब्ध है वो ज्यादातर एलोपैथी के हिसाब से जामुन बीज या करेला या मेथी इस प्रकार का द्रव्यों से युक्त इस प्रकार के हैं। और केवल शुगर कम करना, इतना ही उद्देश्य ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले इस प्रकार के, तो वो वास्तव में सही नहीं है। ये कब्ज में है के लिए अच्छा है, लेकिन वापज में है के लिए या स्ट्रेस इंड्यूस इस प्रकार के डायबिटीज के लिए तो अच्छा नहीं है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो यहाँ पे अभी काफी योग मिले कि सुवर्ण लोग वगैरह इस प्रकार से बने हैं, तो इनको प्रैक्टिस में लाना जरूरी होगा। जैसे है या यह, अ, मर्दन इस प्रकार। तो इनके बारे में सोचना ठीक इस प्रकार का रहेगा। भी आयुष डिपार्टमेंट ने भी एक टैबलेट बनाई है, 5 रुपए में गोली आती है, सुबह का में किसी भी शुगर कंट्रोल होती है, ऐसा कहना है उनका। नाम से उपलब्ध है मुझे अभी याद नहीं, लेकिन ये ऐसे ही करेला मेथी वगैरह को इस प्रकार से बनाते हैं। डॉक्टर माशेलकर ने मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एडवाइजर में डाल दिया था, और वो डायबिटीज के लिए न्यूट्रास्यूटिकल बना रहे हैं। तो मुझे काफी अजीब अजीब बातें वहाँ पता चली। एक तो ऐसा है कि वो सोच रहे थे कि एक न्यूट्रास्यूटिकल निर्माण करें, और उसको प्रूव करने के लिए एलोपैथी के जो रिसर्च है उसकी सहायता ले लें। तो 1993 से पूर्व जिन औषधियों को अमेरिकन एफडीए की मान्यता मिल गई, उनमें से अगर कुछ द्रव्य होगा तो फिर उसके लिए कोई नियम वगैरह लागू नहीं है, वो सीधा हम मार्केट कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि उसमें जो एक्शंस बताए गए हैं एलोपैथी के अनुसार कि 5 प्रकार के कुछ एक्शंस है जो डायबिटीज में कारगर है एलोपैथी के हिसाब से। तो एक ही द्रव्य मिलता है जो 5 प्रकार से काम करे, नहीं तो 5 अलग अलग द्रव्य 5 प्रकार से काम करे, इसका कॉम्बिनेशन करे। और ये 1993 के पूर्व का होगा। तो ज्यादा झमेला इसमें प्रूव करने के लिए नहीं रहेगा, और ये टॉक्सिक नहीं है वगैरह, ये सब प्रूव किया गया है इस प्रकार। और 5 एक्शन मिल जाएंगे तो एक्शन मिलेगी, शुगर लेवल कम होना ये जो है वो तो एक्शन मिलेगी इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि इसमें आयुर्वेद कहाँ है? ये तो पूरी तरीके से एलोपैथी की दृष्टि से आप सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है, तो मैंने संतर्पण अपतर्पण वगैरह बातें बताई, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर बताया कि ठीक है, मुझे उस कमेटी से निकाला गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिस तरीके से ये सोच चलती है, हमें पता होना चाहिए कि मानसिक प्रकार से होते हैं। बाजारात नुसता मारितच अपराध आहे सध्या, म्हणजे संकर्पण कल्पामध्ये अपराध वापरायचा असल्यास ऑप्शन अवेलेबल नाही। अदरक भस्म तो दोनों तरीके से मारित करके तैयार करके रखना है, ये तो अभी सोचना ही है। मंगेश टर्म के भी इसके बारे में प्रयास कर रहा है। तो
ये जो बात है कि इस तरीके से ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं। दूसरा मेरा अजीब किस्सा रहा, प्रमोद जो एलोपैथी का पेडिट्रिशियन, हम दोनों साथ में थे संस्कृत विशारद के लिए। वो एक्चुअली एमबीबीएस और एमडी इस प्रकार का है, मेरे ही उम्र का, तो संस्कृत का अच्छा जानकार है। तो उसने एक दिन मुझे फोन किया कि कुछ लोगों को संबोधित करना है तो तुम लेक्चर दोगे क्या? मैंने कहा किसको संबोधित करना है? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को संबोधित करना, कोहिनूर एग्जीक्यूटिव होटल में। और मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और ये आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल अलावा सिंह के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको आयुर्वेद सिखाने के लिए प्रमोद जोग को आमंत्रित किया गया। तो वो बोला आयुर्वेद में तो मुझे को कुछ मालूम नहीं है, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। तो मैं आयुर्वेद के किसी वैद्य को बुलाता हूँ, इसलिए उसने मुझे बुलाया इस प्रकार। अब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे थे, उनसे मारित द्रव्यानुसार अभ्रकामध्ये असा कितीसा फरक पड़त असावा, डेफिनेटली फरक होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो उनकी बैकग्राउंड क्या होती है? जनरली ये बीए बीकॉम बीए ऐसे होते हैं, जिसका ना ही एलोपैथी से कोई संबंध है, ना ही आयुर्वेद से कोई संबंध है। और उनका काम रहता है कि डॉक्टर्स के यहाँ विजिट करना, क्लिनिक्स पे जाना, उनको जो उनके प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जानकारी देना, सैंपल दे देना, और फिर उनके पीछे पड़ना कि आप प्रयोग करो, आप प्रयोग करो, ये शुरू करो, ये करो। और इसमें काफी रिश्वतें दी जाती है। किसी न किसी तरीके से डॉक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाता है इस प्रकार। तो मैंने पूछा कि आप आयुर्वेद के बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ भी नहीं जानते। आयुर्वेद ड्रग को इस प्रकार से मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ना कि आयुर्वेद के बारे में कुछ पता है, ना कि उस द्रव्यों के बारे में कुछ पता है इस प्रकार। और आराम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूले किसने बनाया? तो बोला, हमें तो मालूम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनको बेचना है। तो जब मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की, तो पता चला कि इसका फॉर्मुलेशन बनाने वाला कोई वैद्य है ही नहीं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 75 साल से ज्यादा उम्र की, वो अपने दिमाग से फॉर्मुलेशन बनाता था। अब जो फॉर्मुलेशन हिट हो जाता उसको बेचने लगता। अब ये तो काफी अजीब मामला है। और फिर भी आधार सिंह का सेल बहुत भारी है, बहुत पूरे भारत भर में। और आयुर्वेद को डॉक्टर्स नहीं प्रयोग करते, लेकिन एलोपैथी के सभी डॉक्टर्स इसका प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो अगर इसमें हमें सुधार लाना चाहिए, तो सच्चे रूप से आयुर्वेद के बारे में बताना पड़ेगा। अभी केरल वालों की बहुत सारी दवाइयां आती रहती है, और इसमें दोनों है, क्लासिकल मेडिसिन भी है और प्रोप्राइटरी भी है। क्लासिकल मेडिसिन के बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हम के पाठ के अनुसार उसकी उपयोगिता कहाँ है वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो प्रोप्राइटरी है, उनमें कार्मुकता किस प्रकार से होगी, ये किसी वैद्य ने डिसाइड किया होगा। अभी मैं समझता हूँ कि केरल वालों का तो वैद्य ने डिसाइड किया होगा, मुझे मालूम नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही कोई मार्केटिंग वाले लोग हो तो अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ऐसे भी काफी योग प्रचलन में है, सहस्त्र योग से ज्यादातर योग उठाए जाते हैं, वो तो हमें नहीं है। लेकिन सच्चे ढंग से अगर देखा जाए, तो इन सभी के बारे में
पूर्ण रूप से सोचना बहुत जरूरी इसके बारे में जाएगा। और अभी एलोपैथी में काफी लिमिटेशंस है। डॉक्टर ग्रांट का एक व्याख्यान हुआ था, डॉक्टर कुलकर्णी की किताब रिलीज हुई हॉल में, और मैं उस समय मैं मौजूद था। ऑर्गन्स कैंसर की किताब रिलीज हुई। तो डॉक्टर ग्रांट का कहना था कि अभी एलोपैथी में करने लायक संशोधन कुछ भी नहीं है। कैंसर में अगर दवा आएगी तो आयुर्वेद से ही आएगी, दूसरे एलोपैथी में कुछ होने वाला नहीं है, उनका कहना। तो उस समय उनकी उम्र 96 या 97 इस प्रकार की थी, क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारी औषधियां हैं। सिर्फ योजक स्तर दुर्लभ, किस व्यक्ति को कौन सी दवा देनी है ये अगर निर्धारित कर पाएंगे तो यशस्विता बहुत बढ़ सकती है। और वैसे वैसे शास्त्र ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन जैसा है, केवल वनस्पति औषधियों की अपेक्षा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और एक मंदबुद्धि वाला वैद्य भी अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकता है। तो उत्तम बुद्धि वाले वैद्य उसमें यहाँ पे ये देना है, नहीं देना है, इसके अनुसार देना है वगैरह, इस प्रकार के सोच कर यशस्विता हासिल कर सकते हैं। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी की स्थिति में यशस्वी होना ये बहुत जरूरी। तो मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे करेंगे, इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे इस प्रकार। फिलहाल कल एक दूसरा भी मुद्दा उठाया था। हमारा एक छात्र शुरू से लेकर एलोपैथी की ट्रीटमेंट कर रहा था, और शुरू से लेकर 4 बेड का अस्पताल उसने निकाला था, बढ़ाते बढ़ाते वो 30 बेड का हो गया। आईसीयू है, 4 बेड आईसीयू में है, और बाकी भी सभी ऑपरेशन थिएटर है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो जिन लोगों में एलोपैथी की भी राय चाहिए, एलोपैथी की ट्रीटमेंट जो हमारी ट्रीटमेंट के ऊपर है, ऐसे व्यक्तियों को वहां पे रख सकते हैं। यहाँ कम से कम आयुर्वेद के लिए विरोध तो नहीं होगा ये बात, और हमारी दवाइयाँ चल सकती है वहां पे। तो ये अलग अनुभव अलग होगा। तो हम उससे मैंने कहा कि रेगुलर यहाँ पे आयुर्वेद एपिडेमिक शुरू कर दो। उसकी दुकान भी है, तो उसमें एलोपैथी की जेनेरिक मेडिसिन भी है। तो मैंने कहा उसके साथ में आयुर्वेद की मेडिसिन भी रखेंगे यहाँ पे, और हमारे मरीज को एडमिट करेंगे अगर इस प्रकार से, तो बात बन सकती है कि पेशेंट पूरी एलोपैथी में नहीं चला जाएगा, हमारा भी कंट्रोल उस पर रहेगा। जो बाकी अस्पताल में अगर हम भेजते हैं तो हमारा कुछ नहीं चलता, उनका कार्य शुरू होता है, उनका राज शुरू होता है, और ये काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो ये नया ट्रेंड उभर आएगा, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होगा तो ये नया ट्रेंड उभर आएगा। बहुत सारे ईएमएस डॉक्टर्स है जो एलोपैथी का अस्पताल चला रहे हैं, एलोपैथी के ढंग से ही चला रहे हैं, लेकिन उनको भी दिक्कतें आती है। उनको अगर पता चले कि ये इस प्रकार से आयुर्वेद में होता है, तो अंतिमतः सभी को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलते हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे इस प्रकार। तो ठीक है, ये देखेंगे कल आगे पढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दम् वैद्यवर्गो निन्दम्।
शांति शांति शांति। विरम्य थे व्याख्यान में।